नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष में आज बात कुंभ के लिए। आखिर कुंभ के लिए कितनी तैयार है देवभूमि? हरिद्वार में होने वाले 2027 के कुंभ में तकनीकों का संगम देखने को मिलेगा। आने वाले तीर्थ यात्रियों को जहां डिजिटल आईडी मिलेगी तो वहीं खोया पाया के लिए भी इस बार डिजिटल पोर्टल बनाया जाएगा। कुंभ में सभी डिजिटल बदलावों को अपनाने के लिए आईटीडीए ने केंद्र के समक्ष 45 करोड़ की मांग का प्रस्ताव रखा है। कुंभ को डिजिटल नजरिए से 6 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली डिजिटल प्लेटफॉर्म और सिटीजन सर्विस की है, जिसके तहत इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर बनेगा। कुंभ 2027 की वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी बनाई जाएगी। कुंभ से जुड़े सवालों के जवाब के लिए एआई चैटबॉट होगा। डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पर खोया पाया की सुविधा मिलेगी। सभी के लिए ई पास और डिजिटल आईडी की सुविधा होगी। सफाई और टेंट की मॉनिटरिंग और हेल्प डेस्क की सुविधा मिलेगी। वहीं विभागों को डिजिटल भूमि आवंटन भी होगा। दूसरी श्रेणी प्लानिंग और जियो स्पेशियल मैपिंग की है, जिसके तहत प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इन्वेंट्री ट्रैकिंग, 10 किलोमीटर बफर जोन की ड्रोन आधारित मैपिंग, ट्रैफिक, स्वच्छता घाटों की जीआईएस लेयर सब बनाई जाएगी। सीसीटीवी और एआई कैमरा की जियो टैगिंग होगी। इसके साथ ही डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म, टेरेन प्लानिंग और यूटिलिटी मैपिंग भी होगी। कुंभ में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए ब्लूटूथ तकनीक पर आधारित भीड़ निगरानी तंत्र विकसित होगी। भीड़ सघनता की सेंसर निगरानी होगी। संवेदनशील क्षेत्रों की जियो फेंसिंग होगी। हीट मैप आधारित भीड़ प्रभाव का डैशबोर्ड बनेगा। सेंसर आधारित स्मार्ट पार्किंग होगी। ईवी चार्जिंग लोकेटर और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, ये सभी होगी। तीर्थ यात्रियों की सुविधा श्रेणी में सूचना कियोस्क लगाए जाएंगे। क्यूआर कोड साइनेज होंगे। ऐतिहासिक और वैज्ञानिक जानकारी मिलेगी। शाही स्नान और अखाड़ों की जानकारी के लिए विजुअल डिस्प्ले होगा। डिजिटल कुंभ एक्सपीरियंस सेंटर होगा। रोबोटिक्स और म्यूजियम होगा। पर्यावरणीय निगरानी श्रेणी के तहत गंगा घाटों पर पानी की गुणवत्ता जांच के लिए सेंसर होंगे। शौचालयों में स्मार्ट वेस्ट डिस्पोजल होगा। दूर संचार अवस्थापना के साथ सार्वजनिक वाईफाई जोन बनेंगे। आपदा नवीनीकरण श्रेणी के तहत खतरों का मूल्यांकन होगा। स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी तैयारी, बाढ़ और आग से बचाव की तैयारी की जाएगी। इतनी सारी चीजें होंगी 2027 के कुंभ में यदि तकनीकी क्षेत्र में बात की जाए। सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये तकनीक का महाकुंभ है और ये सारी चीजें होंगी। धरातल पर कितनी उतरेंगी, लोगों को कितना फायदा होगा और क्या ये सब हो भी पाएगा? इसी के साथ और इसी सवाल के साथ चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता कमलेश रमन जी जुड़ी हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता आशीष सैनी साहब भी जुड़े हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। कमलेश रमन जी, ऐसा लगा कि मैं अमेरिका की कोई नवीनतम रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी सेंटर के बारे में ये सारी बातें कह रहा हूँ। आप ये बता दीजिए कि ये सारी चीज़ें यदि हो जाएंगी तो कुंभ हाईटेक कुंभ हो जाएगा। मेरा आपसे स्पष्ट एक सवाल है मैडम। बहुत अच्छी बातें हैं, हम इसका स्वागत भी करते हैं। विकसित भारत की ये विकसित तस्वीर होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। लेकिन जब हम ये बातें करते हैं उसी समय याद आ जाता है कि 5G जैमर के जगह 4G जैमर लग गया, जो ट्रेस ही नहीं कर पाया चीज़ों को, पेपर लीक हो गया। ऐसी अवस्था में ऐसी व्यवस्था कैसे दे पाइएगा? दे भी पाइएगा या नहीं, या फिर केवल 45 करोड़ के लिए कागज पर ये सारी व्यवस्था चलेंगी? स्पष्ट सवाल है, जो दिल में करे आप जवाब दीजिए। देखिए, इस समय हमारा जो भारत है वो डिजिटल की तरफ ही जा रहा है और जिस टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हमारा युवा आगे बढ़ रहा है, तो इसमें किसी को ये संशय नहीं होना चाहिए कि हरिद्वार का जो महाकुंभ होगा उसमें डिजिटल में कोई कमी आएगी। देखिए, कुछ ना कुछ छोटी छोटी जो तकनीकी कारण से खराबी आती है उनको ठीक भी किया जाता है।
पर ऐसा नहीं है कि हमारा पूरा डिजिटल उससे कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। हमारा देश जिस तरीके से डिजिटल में आगे बढ़ रहा है, आपने देखा होगा कि पहले हम जब किसी को अगर हमने पैसे भेजने होते थे मनी ऑर्डर से, तो 8 से 10 दिन 15 दिन भी उसको मनी ऑर्डर जाने में लगते थे। लेकिन आज हमारा ये डिजिटल का ही जमाना है कि आज हम मोबाइल से बैठ करके 1 सेकंड के अंदर दूसरे व्यक्ति को, चाहे वो विदेश में ही क्यों ना रहता हो, उसको हम पैसे ट्रांसफर करने का काम करते हैं। बैंकिंग सुविधा हमारी इतनी अच्छी हो चुकी है कि आज अगर हम घर से ही बैठकर, कहीं से भी बैठ करके अपने बैंक अकाउंट में दूसरे से ट्रांसफर करें, तो वो सारी चीजें बैंकों में हो जाती है। आज हमारा जब अब महाकुंभ होगा, तो यहाँ पर भी हमारा डिजिटल सारा सिस्टम होगा। जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, उनको आपने देखा होगा, क्योंकि भीड़ होती है, क्राउड होता है, और क्राउड का मैनेजमेंट करने के लिए ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जब कुंभ में उपलब्ध होंगी, तो एक जगह से अगर कोई वायरलेस होगी तो वो दूर तक, चाहे कितने भी किलोमीटर तक व्यक्ति कहीं रहता हो, तो उसको ये पता चलेगा कि वो कहीं खो गया है या कहीं गुम हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये सारा जो डिजिटल हमारा सिस्टम है, सफाई से लेकर के खोया पाया तक, और वहां रहने तक, लोगों के आने तक, या ये मैं कहूँ कि जो हमारी पार्किंग होगी वो भी, और जो उनकी आईडी होगी वो भी डिजिटल होगी, क्योंकि जब वो यहाँ आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनको डिजिटल आइडिया मिलेगी, और उस आईडी के तहत उसका पूरा लेखा जोखा हमारे शासन के पास होगा, हमारे पुलिस प्रशासन के पास होगा। तो मुझे लगता है कि कहीं दूर दूर तक इस तरह की कोई घटनाएं जो हो जाती थी, जो नहीं मिल पाते थे लोग, या किसी के बच्चे खो जाते हैं, या किसी के बुजुर्ग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो डिजिटल अब जब हमारा देश हो रहा है, तो हमारा जो कुंभ होगा, इसमें भी हमारा अगर डिजिटल हो, तो इसमें किसी को संशय करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम इसको और बेहतर और सुंदर बनाने का काम करें। और डिजिटल जब हमारा कुंभ यहाँ पर होगा, जब ये सारी चीजें डिजिटल होगी, तो लोगों को सुविधा होगी, क्योंकि हर चीज अब फोन में है। अब कुणाल जी, मुझे लगता है कि कोई भी अपने बैग में लेकर के नहीं चलता है, हर चीज उसके मोबाइल में होती है। उसका आधार कार्ड, उसका पैन कार्ड, उसके घर के तमाम सदस्यों का जो भी लेखा जोखा होता है, उसके मोबाइल में होता है। और अगर मोबाइल भी किसी का खो जाता है, तो उसको भी ट्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा ये जो पोर्टल होंगे, जो जगह जगह हमारे कैंप के माध्यम से जो पोर्टल बैठे होंगे, जो कैंप लगे होंगे जगह जगह पर, जहां हमारे लोग होंगे, हमारे सीनियर सिटीजन होंगे, लोगों की देखरेख करने के लिए, तो कहीं ना कहीं हमारा कुंभ जो है बहुत अच्छा चलेगा। कुणाल जी, ठीक, प्लानिंग बहुत बढ़िया है, सकारात्मक सोचना भी चाहिए, लेकिन मन में यदि संशय हो तो उसका निवारण भी करना चाहिए। पुराने इतिहास, ट्रैक रिकॉर्ड को देखकर सीखने की भी जरूरत है, और इसीलिए ये सवाल पूछना भी जायज़ है। लोगों को तो मंथन करना ही होगा। सैनी साहब, आप क्या सोच रहे हैं? ये जो कमाल की तैयारी की बात की जा रही है, क्या यह कमाल वाकई धरातल पर उतर पाएगा, या कुछ किंतु परंतु आपके मन में भी है? देखिए, सबसे पहले तो जब हम किसी भी नई टेक्नोलॉजी को दुनिया के किसी भी कोने में अगर हम इन्वेंट करते हैं, तो साथ साथ धीरे धीरे वो पूरे जितने देश हैं पूरी दुनिया में, हर जगहों पर वो पहुंचने लगती है, कहीं पर थोड़ा सा पहले, कहीं पर थोड़े से बाद। भारत दुनिया की एक सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, और सबसे अधिक आबादी का भी व्यक्ति है, और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के लोग दुनिया के हर कोने में। जहां तक मैं मानता हूं, किसी भी ऐसे बड़े तकनीकी व्यक्ति ने जो उसके जानकार हैं, उन्होंने सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखा डिजिटल आईडी का, और जिसने भी रखा, लेकिन नितेश झा साहब, सचिव आईटी विभाग उत्तराखंड सरकार, हस्ताक्षर तो उन्हीं के हुए होंगे, तो झा साहब बहुत कुछ समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो जो हमारे विभाग इससे संबंधित होंगे उनके सामने रखा, और उन्होंने इसको स्वीकार किया। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो चीज रखी गई है, जो चीज ये डिटेल आपने भी सब बता दी है, और ये सब चीज रखी गई, तो ये एक अच्छे पॉजिटिव सोच के साथ है, और तकनीक के साथ व्यक्तियों को जोड़ने की बात है। मैं अभी कमलेश जी को सुन रहा था, तो इन्होंने कहा कि पहले मोबाइल से पैसे ट्रांसफर और मनी ऑर्डर की इन्होंने तुलना की। मैं आज ये कह रहा हूँ कि पहले बहुत सारे हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता या उनके भी दादा दादी, तो वो मोबाइल में कीपैड वाले बटन को इस्तेमाल कर पाते थे, उसमें बड़ी कठिनाई उनको महसूस होती थी। आज वो स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं, तो वो यूज कर पा रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो उन्होंने कोई एजुकेशन में कोई अच्छी चीज ली है, ये एक अब यूज टू हो गई है। उनके 2 साल के पोते से लेकर उनके बगल में बैठा 60 साल का आदमी उसको उपयोग कर रहा है, तो वो सबके लिए सरल है। बात अब आती है मेंटेलिटी की।
यानी जो लोग पावर में बैठे हैं, जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, उनकी सोच क्या है। उनकी सोच, जैसे आपने कहा कि 45 करोड़ का बजट इसके लिए सैंक्शन किया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने सैंक्शन किया है और उसमें लगभग खर्च इतना नहीं, आएगा। अभी प्रस्ताव रखा है, अभी प्रस्ताव रखा है, हो ही जाएगा, बहुत सारे हो ही जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ, क्योंकि जब आप इंटरनेट आपको हर जगह देना है तो उसकी स्पीड, उसकी वायरिंग, उसकी सब चीजें अच्छी क्वालिटी में देनी पड़ेगी। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि जब इस प्रस्ताव को आप स्वीकार कर रहे हैं, तो आपने एक देखा होगा कि 2016 के अर्धकुंभ में जो निर्माण वहां पर किए गए थे वो स्थायी निर्माण किए गए थे, उसके बाद के निर्माण अस्थायी है। हाँ। जैसे मैं एक और उदाहरण दूंगा कि कावड़ मेला मार्ग जो उत्तराखंड में है, ये लगभग 60 किलोमीटर का है, लेकिन उस पर हर साल लकड़ी के खंभे लगाकर, तार जोड़कर और एक ट्यूबलाइट लगाकर रोशनी की जाती है और बाद में वो 2-3 महीने बाद हटा ले जाते हैं। ये निर्माण ऐसे हैं जो स्थायी रूप से किए जा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हरिद्वार जो कि तीर्थ नगरी है, इसके बाद ऋषिकेश तीर्थ नगरी है, बद्री और केदारनाथ तीर्थ नगरी है, और यात्रा मार्ग पर आप इस पूरे, जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसको पूरे यात्रा मार्ग तक फैला सकते हैं, ताकि यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाने वाले यात्रियों की भी मैपिंग इस तरह से की जा सके। ठीक। तो जब आप एक जगह मैपिंग करेंगे तो दूसरी जगह भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसी चीज एक्सपेंड होनी चाहिए। दूसरा, इसमें भ्रष्टाचारी गुंजाइश ना हो, इसमें तकनीकी फेलियर की जो गुंजाइश है वो ना हो। ये काम इस सरकार को करना पड़ेगा, वरना ये वो सरकार है जो घोषणा करती थी उसका उल्टा होता है। इन्होंने कहा कि जितना सख्त शब्द का इस्तेमाल इन्होंने भूमि कानून में किया, जितना सख्त शब्द का इस्तेमाल नकल कानून में किया, और वो जितना पिलपिला निकला वो बात की बात है। ये इसलिए क्या है कि जब आप कोई सेटअप लगाए, जब आप कुंभ के लिए सेटअप को लगा रहे हैं तो इसको स्थायी सेटअप के रूप में लगाया जाए। पहली तो हमारी जो सोच है वो ये है, और ये सोच से हम आपके माध्यम से सरकार को भी अवगत करा रहे हैं कि ये स्थायी रूप से हो। हरिद्वार कोई ऐसा तो नहीं है कि वहां पर तो हर 15 दिन बाद लाखों की, करोड़ों की भीड़ आती है, तो उनको मैप करने का भी तरीका ये परमानेंट रहे और स्थायी रूप से रहे। पहली चीज तो हमारी ये है। दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे छोटे छोटे इनपुट्स हो सकते हैं। तो आप जब इतनी बड़ी योजना को राज्य के लिए लागू करने जा रहे हैं तो राज्य में आप सभी लोगों को ले, इसमें विपक्ष के लोगों को भी ले, सरकार के लोगों को ले, साथ ही जो कंपनी तकनीकी सहायता दे रही है, इसको इम्प्लीमेंट कर रही है, उसके साथ साथ कुछ अन्य कंपनियों को भी सलाहकार के रूप में यहाँ रखे, ताकि जो सलाह है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये कलेक्टिव हो। ये ऑब्जेक्टिव ना हो कि एक कंपनी के जो मन में आया उसने कर दिया और बाद में वो डेटा हमें गायब मिल रहा है। मैं उदाहरण दूंगा, जब वैक्सीन के इंजेक्शन लगे तो जिन कंपनियों को ठेका दिया उन्होंने फर्जी डेटा बनाया और साथ ही फर्जी जो टेस्ट है उनको तोड़ के नकली, उनके जो सील तोड़ के नकली उन्होंने टेस्ट रिपोर्ट जारी कर दिए। तो ये सब चीज यहाँ इसीलिए डर लगता है कि जब टेक्नोलॉजी आएगी तो उसके मुकाबले पे हम कहीं कर पाने की स्थिति में होंगे या नहीं होंगे। ग्रेवेंस जो इसका बनेगा वो एक प्रॉपर सिस्टम से बने, जिसमें ताकि कोई शिकायत भी हो तो उसकी सुनवाई तत्काल हो। ठीक बात। कुछ चीजें ऐसी है जो बहुत सारी, जैसे हमारा यूपीसीएल है, वहाँ कॉल सेंटर है, हम फोन कर सकते हैं, नगर निगमों में कॉल करते हैं कहीं सफाई व्यवस्था को लेकर, लाइट को लेकर, तो जो सॉल्यूशन हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं होते हैं उसके लिए हमें और अधिक कोशिश करते रहना चाहिए। ये तभी होगा जब हम सभी की सलाह लेंगे। ठीक है। अब देखिए कमलेश जी, आप हमेशा कहती हैं विपक्ष सिर्फ कोसता है आपको, अच्छी सलाह देंगे तो लेंगे। अब देखिए अच्छी सलाह सैनी साहब दे तो रहे हैं, लेकिन आप लेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, हमारा महाकुंभ होना है और जो काम हमारा सामूहिक रूप से हो सकता है वो अकेले तो नहीं हो सकता। और क्योंकि सरकार है और सरकार विपक्ष की सलाह भी लेगी, सरकार विपक्ष को भी साथ में लेगी, क्योंकि ये महाकुंभ सबके लिए है, हरिद्वार के लिए नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए ये महाकुंभ है। तो मुझे लगता है कि जो भी अच्छे परामर्श सरकार को दे सकता है, और अभी सैनी जी ने कहा कि और भी जो हमारी डिजिटल कंपनियां हैं उनसे भी हमें मशवरा करना चाहिए। वाकई बिल्कुल सरकार इन सारी चीजों को देखेगी। किसी एक के कहने पर या किसी एक के प्रस्ताव आने से तो सरकार नहीं चलती है। वो कहीं ना कहीं 10 लोगों के परामर्श को, 10 लोगों की जो प्रस्ताव आते हैं उनको देखती है, उनको अडॉप्ट करती है। जो अच्छा लगेगा, जो बेहतर लगेगा, जो हमारा विपक्ष भी जिसमें सहमत हो, हमारे लोग भी सहमत हो, हमारे जो सीनियर लोग हैं वो भी सहमत हो, या हमारे जो हर यात्रा के दौरान जो चाहे हरिद्वार के हमारे पंडित महापंडित कह लीजिए, केदारनाथ के कह लीजिए, ऋषिकेश के कह लीजिए, हमारे इतने बड़े बड़े यहाँ पर ऋषि मुनि रहते हैं, उन सबको साथ लेकर के, क्योंकि ये महाकुंभ है कुणाल जी, ये कोई छोटा मोटा मेला नहीं है। इसमें करोड़ों करोड़ों की तादाद में लोग बड़ी श्रद्धा के साथ में हरिद्वार में आते हैं। मैं समझ गया मैडम आपकी बात। तो इस विकास की गंगा में आप लेंगी सबका साथ, आप कह तो रही हैं। मेरा सवाल अब एक दूसरा आप ही से है। बहुत अच्छी बड़ी तकनीकी बातें हैं ये,
मैं जो जिनको ये लागू करना है, मेरा मतलब ग्राउंड फोर्स पर काम करने वाला, चाहे एक पुलिस का सिपाही हो, अदना सा व्यक्ति हो जिसकी अहर्ता महज 12वीं पास होती है, 10वीं पास होती है, क्या आप उम्मीद कर पाएंगी कि ये सारा तकनीकी फ्लो उनके पास ऊपर से नीचे तक इतना बेहतर जाए कि उसका क्रियान्वयन यथावत हो पाएगा? ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बना तो आप देंगी, लागू करने वाले को कुछ पता ही नहीं होगा तो लागू क्या होगा? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, जो हमारा पुलिस प्रशासन है वो अपना काम करेगा, उसका काम है व्यवस्था बनाना, उसका काम है जो लोग आ रहे हैं उनको व्यवस्थित तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाना, हर की पौड़ी तक पहुंचाना, स्नान करके जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको उनके स्थान तक पहुंचाना जहां उनकी गाड़ियां हैं, जहां उनकी पार्किंग है। पुलिस का ये काम है। जो हमारा आईटी सेल है, जो हमारे लोग हैं, जो तकनीकी उपकरणों से लैस होंगे, जिनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो लोग प्रशिक्षण करने के बाद वहां पर काम करेंगे, क्योंकि जो भी कंपनी इसको सारे सिस्टम को देखेगी, जो डिजिटल हमारा पूरा हरिद्वार करेगी, जो भी अभी सैनी जी ने एक बात और कही और बहुत अच्छी बात कही कि हमारे हरिद्वार हो गया, हमारा ऋषिकेश हो गया, हमारा केदारनाथ हो गया, बद्रीधाम हो गया, जितने भी हमारे तीर्थ स्थल है, अब वाकई ये सही बात है कि हमारे जितने भी तीर्थ स्थल है वो सारे अगर डिजिटल हो, वहां पर सारी सुविधाएं हो, तो किसी तरीके की जो भगदड़े मस्ती है वो ना मचे। कम से कम लोग ये सोचे कि हम यहाँ सुरक्षित हैं। और अभी आपने कहा कि क्या 12वीं पास हमारा कोई पुलिस वाला ये सारे डिजिटल को मैनेज कर पाएगा या वो ये सारी चीजें कर पाएगा, उसके थ्रू हो पाएंगी? देखिए, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, सारी चीजों का प्रशिक्षण होता है, उसके बाद ही वो अपने काम पर लगते हैं। तो जब ये डिजिटल सिस्टम पूरा होगा यहाँ पर, तो इसमें कोई एक दो 500 या 1000 लोग तो नहीं होंगे। मुझे लगता है कि कई हजार लोग होंगे जो इस पूरे सिस्टम को देखने का काम करेंगे। हजारों लोग तो हमारी हर की पौड़ी पे ही होंगे जो लोग इस पूरे सिस्टम को देखेंगे। और क्योंकि वायरलेस सारी चीजें है, हमारी वायर है और हमारा इंटरनेट है, वो खराब ना हो, तमाम जो हमारे एक कैंप टाइप के बनेंगे जहां पर लोगों के ऊपर निगरानी भी रखी जाएगी, जहां से हमारा कंट्रोल होगा। तमाम जगह जगह हमारे कंट्रोल रूम होंगे और उनका जो एक डिजिटल जो लाइनअप है वो एक साथ होगा। कम से कम कहीं दूर से एक जगह भी अगर कहीं आवाज आती है तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे टोटल जितने भी हमारे कैंप होंगे, जितने भी डिजिटल हमारे स्थान होंगे, वहां पर उन सबकी वो बातें वहां पे पहुंचेंगी तो लोगों को कहीं ना कहीं सुविधा होगी। मैं सैनी जी की बात से इसलिए पूर्णतः सहमत हूँ क्योंकि ये धार्मिक मामला है और धार्मिक मामला हमारे पूरे देश के जो लोग हैं उनकी भावनाओं से जुड़ा होता है। और इन्होंने अभी कहा कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं दिखना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि जब हमारा महाकुंभ होता है, कोई भी हो, किसी भी तरीके की किसी की भी सरकार हो, कोई ये नहीं चाहती कि हमारे ऊपर किसी तरीके का भ्रष्टाचार का आरोप लगे, क्योंकि ये धार्मिक काम है, ये भावनाओं से जुड़ा है। तो इसमें कहीं कोई भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होती और कहीं भी नहीं होती। देखिए, कोई सरकारें ये नहीं चाहती कि भ्रष्टाचार हो, लोग गलत काम करें। मैं इसलिए सैनी जी की बात से आज सहमत हूँ कि उन्होंने जो दो चीजें बहुत अच्छे तरीके से बोली है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारी जो लाइन है, क्योंकि शहर है हमारा हरिद्वार और हरिद्वार में ये महाकुंभ होता है, तो हरिद्वार के जो स्थानीय लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें सम्मिलित होते हैं, उनकी भी इसमें राय शुमारी ली जाती है। जो लोग हमारे बड़े बड़े व्यापारी हैं या मझले व्यापारी हैं या छोटे जो कार्य करने वाले हैं, उन सबकी सलाह लेकर के, क्योंकि सबको व्यवस्थित करना है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, कोई भी घटना ऐसी ना घटे जो हमारे प्रदेश को बदनाम करने वाली हो। ओके, सैनी साहब हाथ उठा रहे हैं, कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, पहले बोल लीजिए फिर सवाल पूछेंगे, बोलिए। जी, मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। अभी कमलेश जी की बात सुनने के बाद ही लगा कि इन्होंने कहा कि क्योंकि धार्मिक मामला है इसलिए भ्रष्टाचार नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ कि धार्मिक मामलों में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं और जो उनको संरक्षण देने का काम करने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। मैं उदाहरण दूंगा कि अभी मसूरी का एक मामला आया जिसमें 30,000 एकड़ जमीन स्वामी रामदेव को दी गई। स्वामी रामदेव तो धार्मिक दिखने वाले व्यक्ति हैं, हालांकि वो एक व्यापारी है जो घटिया क्वालिटी का माल बेचते हैं और हरिद्वार की जमीन से बेचते हैं, उत्तराखंड की सरकार की नाक के नीचे बेच रहे हैं। दूसरी बात, बैरागी कैंप की बहुत बड़ी जमीन उनको अलॉट करने की तैयारी चल रही है, दूसरे लेवल का विज्ञापन छप चुका है। तीसरी बार उनकी कंपनी, जो कि अकेली वो कंपनी, हाँ बिल्कुल जवाब लेंगे आपसे। नहीं कमलेश जी, एक सेकंड, आप थोड़ा सा मामले की गंभीरता को भी समझा कीजिए। ये नहीं कि आप भाजपा में हैं तो आप रामदेव का बचाव करेंगे ही। रामदेव के भ्रष्टाचार की कहानी हरिद्वार की हर गली में, हर संत के आश्रम के सामने आराम से सुनी जा सकती है।
बैरागी कैंप की जमीन जो पार्किंग और टेंट लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है वो स्वामी रामदेव को क्यों दी जा रही है, ये मुझे ये सवाल है। इस सवाल का जवाब क्योंकि 2 बार लगातार विज्ञापन छप चुका है, इसी बार उनको बाय डिफॉल्ट अलॉट होगा। ठीक है, एक बार काउंटर ले लेते हैं, काउंटर ले लेते हैं। मैडम काउंटर बोलिए कमलेश जी। जी देखिए, सैनी जी ने कहा कि जो हमारे मसूरी में जॉर्ज एवरेस्ट वाली जमीन के बारे में इन्होंने कहा, देखिए उसमें टेंडरिंग हुई और 3 लोगों ने वहां पर टेंडरिंग करी है उसमें, और ये कोई उनको हमेशा एक मिनट सुन लीजिए, कमलेश जी आप गुमराह मत कीजिए ना, गुमराह मत कीजिए। देखिए मैं अच्छा सैनी साहब आपके पास भी है, फिर आते हैं आपके पास, एक बार उनको बोल लेने। नहीं कमलेश जी बोलिए, फिर जाएंगे उनके पास, बोलिए। क्योंकि इतनी अच्छी डिबेट हो रही है, उसमें भी अगर बहस हो तो अच्छा नहीं लगता। बोलिए कमलेश जी। जो जॉर्ज एवरेस्ट वाली जो जमीन है उसमें 1 साल के लिए टेंडर दिया गया है। वो टेंडर वहाँ के रखरखाव के लिए, वहाँ पर हब बने हैं, वहाँ पर लोग आते हैं, वहाँ पर्यटक स्थल है, वो उनको हमेशा के लिए अलॉट नहीं करी गई है, उनको बिजनेस करने के लिए नहीं करी गई है। वो वहाँ पर रख रखाव, देख रेख, वो सारी चीजें, और ऊपर जाकर के जॉर्ज एवरेस्ट हमारा जो पर्यटक स्थल बना है उसके लिए है। उसमें भी अगर सैनी जी ये कहे कि उनको जमीन अलॉट कर दी 2003 में। ओके वक्त कम है कमलेश जी, ठीक है। अब एक बार क्विक रिएक्शन सैनी साहब, जल्दी बोलिए, 30 सेकेंड। 2003 में नंदन तिवारी जी ने हरिद्वार में उनको अलॉट करी थी, रामदेव जी को। ठीक है, हम पे आरोप नहीं लगा। ठीक है, ओके क्विक रिएक्शन, ठीक है कमलेश जी, क्विक रिएक्शन 30 सेकेंड। हाँ, पहला तो रिएक्शन ये है कि 2003 में उत्तराखंड सरकार द्वारा, राज्य की सरकार द्वारा रामदेव को कोई जमीन अलॉट नहीं की गई, जो जमीन उन्होंने खरीदी थी। नहीं मैं मुझे नहीं आप कमलेश जी सुन लीजिए, मैं बताता हूँ कब अलॉट की थी। ओके कमलेश जी एक मिनट मैडम, उनको एक बार सुन लेते हैं। कमलेश जी एक बार सुन तो लेते हैं, एक मिनट कमलेश जी, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर 1 मिनट बोलिए। कोई बात नहीं, आज कम से कम आज तो हमें बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। वो 2003 का नहीं 2008 का मामला है। हाँ 2003 नहीं 2008 का मामला है, जब 2200 बीघा जमीन। अरे सुन तो लीजिए, अभी तो आपने सुना ही नहीं है, अभी तो मैं मुंह से बोल ही नहीं पाया, अभी आपने एकदम मना कैसे कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, स्वामी रामदेव के भरोसे मत रहिए। 2008 में 2200 बीघा जमीन औरंगाबाद और तेलीवाला गांव में अलॉट की गई, जहाँ योग ग्राम बनाए। और पहले बोल तो चलिए ठीक है, अब सवाल जवाब का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।